नमस्कार। द 15 फिल्मी क्यूएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। मैं मानता हूं कि इस वीडियो को लाने में हमने काफी लंबा वक्त लगा दिया है, लेकिन आज मैं ये कमिटमेंट देता हूं कि आपको हमारा क्यूएनए वीडियो विद इन 10 डेज देखने को मिल जाएगा। बहरहाल अगला जो हमारा क्यूएनए वीडियो होने वाला है वो होगा रॉकिंग स्टार यस स्पेशल। इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में यस और उनकी मूवीज से रिलेटेड ही क्वेश्चन करें, जिसका जवाब हम आपको पक्के तौर पर देंगे। बहरहाल चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने वीडियो की। दोस्तों पहला जो कमेंट है वो बेरू लाल जी का। इनका क्वेश्चन ये है कि सनी देओल की अगली मूवी कौन सी होगी। खास बात यह है कि इन्होंने अपने सेकंड ही क्वेश्चन में इस चीज का जवाब दे दिया है कि बॉर्डर 2 की कितनी ओपनिंग कर सकती है। तो बेरू लाल जी, सनी देओल साहब की जो अगली फिल्म है वो बॉर्डर 2 है, जो कि 23 जनवरी को आपको थिएटर्स में देखने को मिलेगी। और इस फिल्म को ओपनिंग को लेकर मैं ये मान के चलता हूँ कि फिल्म की जो ओपनिंग है वो मुझे लगता है 45 से 50 करोड़ का नेट कलेक्शन हो सकता है। देखिए गदर 2 के टाइम पर ये कलेक्शन जो था 40 करोड़ के तकरीबन निकल कर आया था। तो मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि बॉर्डर 2 45 से 50 करोड़ के बीच होगा। इसके बाद जो 24 जनवरी होगी वहां पर ही कलेक्शन डिप मारेगा, 38 से 40 करोड़ के पास होगा। सैटरडे को यही कलेक्शन 40 से 42 करोड़ होगा और 26 जनवरी को 60 करोड़ का नेट कलेक्शन ये फिल्म दे सकती है। यानी कि इसका जो वीकेंड होगा वो तकरीबन मेरे हिसाब से 170 से 190 करोड़ के अराउंड होगा। खैर इसके बाद इनका अगला क्वेश्चन ये भी है कि बॉर्डर 2 मूवी कितना कलेक्शन कर सकती है, प्लीज आंसर। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि बॉर्डर 2 जो है वो इंडिया में मिनिमम 500 करोड़ का नेट कलेक्शन तो करेगी ही, साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन इसका 700 से 800 करोड़ के करीब होगा। ये बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल 1000 करोड़ तक भी पहुंच सकता है अगर इस फिल्म का फाइनल प्रोडक्ट वाकई में इंपैक्टफुल निकल कर आता है। फिलहाल टीजर को देखते हुए मैं अपनी ओपिनियन को थोड़ा सा ग्राउंडेड रखते हुए मान के चल रहा हूं कि ये फिल्म 700 से 800 करोड़ की कमाई करेगी। वैसे आपको क्या लगता है कि बॉर्डर 2 का कलेक्शन कितना हो सकता है? आप अपनी राय भी नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। खैर अगला जो कमेंट है वो है इमकान अहमद जी का। अजय देवगन इज अ सेफ जोन सीक्वल एंड फ्रेंचाइजी के दम पर टिके हैं। फैंस उनसे एक्शन जॉनर बिग स्केल मास एक्शन मूवी करना चाहिए विद साउथ डायरेक्टर के साथ विद न्यू लुक, पर वो लो बजट और फोर्सिंग सीक्वल जिनकी जरूरत भी नहीं है। ऑल 90s एक्टर इस सेकंड इनिंग कमबैक, पर अजय सर का कमबैक कैसे होगा जब वो बिग स्केल मास एक्शन मूवी और बिग प्रोडक्शन एंड बिग साउथ डायरेक्टर के साथ कोलैबोरेशन नहीं करेंगे? आप मेरी बात से एग्री करते हैं नहीं? प्लीज रिप्लाई। डेफिनेटली इमरान खान जी, अजय देवगन की फिल्मोग्राफी को अगर आप चेक करोगे तो आप पाओगे कि इस एक्टर की फिल्मोग्राफी में आधे से ज्यादा फिल्में जो हैं वो सीक्वल या फिर फ्रेंचाइजी ही हैं, जो कहीं ना कहीं डिनोट करता है कि जो एक्टर है वो इन फिल्मों के दम पर पूरी तरह से टिके हैं और उनको ऐसा लगता है कि इस तरह की फिल्में करने से उनका जो सक्सेस रेशियो है बहुत अच्छे से बरकरार रहेगा, वे लंबे समय तक रिलेवेंट रहेंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि फिलहाल ऐसा होने वाला है। देखिए अजय देवगन और अक्षय कुमार दोनों के साथ अब ये सेम समस्या हो रही है कि आप हर 2 से 3 महीने में अपनी पिक्चर ले आओगे तो आपकी पिक्चर को देखने के लिए ऑडियंस के मन में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं बन रहा है। आप दूसरी तरफ देखिए अक्षय खन्ना एक फ्लॉप एक्टर था, कोई भी उसे देखना नहीं चाहता था, लेकिन बंदा अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ अपनी जो एक काइंड ऑफ मिस्ट्री अपने अराउंड में क्रिएट करके रखे, उसके चलते ऑडियंस उसको देखना चाहती है। अजय देवगन और अक्षय कुमार कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ओवर एक्सपोजर का शिकार हुए हैं। अभी जो फिल्मोग्राफी में सीक्वल और फ्रेंचाइजी फिल्मों का सहारा ले रहे हैं, आप देखिए ये भी फिल्में नहीं चल रही। सन ऑफ सरदार 2 बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटी, दे दे प्यार दे 2 भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। हालांकि रेड 2 चली क्योंकि फिल्म के वाकई में कंटेंट में दम था, फिल्म अच्छी थी इसलिए वो चली। बाकी अगर आप सिर्फ फ्रेंचाइजी की वैल्यू के दम पर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो शायद अब वो भी आसान नहीं रहा है। इनफैक्ट आपको आज के दिन की मैं बात बताऊं, अजय देवगन की एक और मूवी अनाउंस हुई है दृश्यम 3, जो कि आपको 2 अक्टूबर साल 2026 को देखने को मिलेगी। हालांकि वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल जाएगी, उसको लेकर एक्सपेक्टेशन हाई है, लेकिन इट्स अ हाई टाइम फॉर अजय देवगन, अक्षय कुमार जैसे जो एक्टर हैं कि भाई अब थोड़ा सा अपना ओवर एक्सपोजर कम करिए, फिल्मों के सिलेक्शन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। डेफिनेटली आपको पब्लिक देखना चाहती है। आप देखिए अजय देवगन की एक मूवी आई थी भोला, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई थी, फिल्म रब की रीमेक भी थी, लेकिन उसमें कुछ नयापन था जिसके चलते ऑडियंस ने उसे पसंद किया था। उसमें अभिषेक बच्चन का जो कैमियो था। आपकी फिल्म नहीं चली, लेकिन आप देखिए कि आपकी ना चलने वाली फिल्म ने भी 90-100 करोड़ की कमाई करके दिखाई है। तो एटलीस्ट उस फिल्म के सीक्वल पर काम करे, थोड़ा सा अपने विजन को लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स से थोड़ा अलग हटके अपना एक यूनिवर्स बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको एक काइंड ऑफ हाइप तो मिल गई थी, लेकिन क्योंकि वो फिल्म नहीं चली इसलिए आप उसको नहीं करना चाहते। उसके बजाय में आप सन ऑफ सरदार 2 या फिर इस तरह की फिल्में कर रहे हैं जिन्हें ऑडियंस बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही। सो इट्स अ हाई टाइम अजय देवगन के लिए कि भाई साहब अपनी फिल्मोग्राफी में कुछ तो मतलब थोड़ा सा वेरिएशन रखो। अब लाइन से अगर आप अजय देवगन साहब की फिल्मोग्राफी को देखोगे तो सीक्वल रीमेक, पार्ट 4 पार्ट 5 इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए। लेकिन होने के बीच में एक गैप होना चाहिए कि आप 4 से 5 ओरिजिनल फिल्म करो, बीच में एक सीक्वल फिल्म ले आओ, एक फ्रेंचाइजी फिल्म ले आओ तो चलेगी। लेकिन
अब क्या ही कर सकते हैं। खैर इसके बाद राज गेमिंग जी का क्वेश्चन ये है कि विच फिल्म हैज हैड द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी एंड वाई। देखिए राज जी, पिछले कुछ समय का तो मैं नहीं बता सकता, बहुत पहले की जो फिल्में रही, बहुत सारी ऐसी फिल्में रही जिनका इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन हालिया कुछ फिल्मों की अगर बात करें तो एक फिल्म का मैं नाम लेना चाहूंगा। वो मूवी थी मियाड़गन, तमिल मूवी थी। उस फिल्म को देखकर मैं थोड़ा सा, मेरे मतलब इमोशनल जो मेरा एक बेस था उसको इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मेरी यादों का हिस्सा था। तो उस फिल्म को लेकर मैं कहना चाहूंगा उसने मेरे ऊपर इम्पैक्ट डाला। वहीं दूसरी फिल्म मैं कहना चाहूंगा शिवा कार्तिकेयन की मूवी अमरन। देखिए टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको सच्चाई से बात बताऊं, मैं एक यूट्यूबर बनने से पहले मैं तैयारी कर रहा था और इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम मैंने 2 बार निकाला था, और ऐसा हुआ था कि कुछ रीजन के चलते 2 बार मेरा नहीं हो पाया। तो एक मलाल मेरे अंदर शुरू से था कि यार फोर्स ज्वाइन करनी। और जब अमरन मूवी देखी तो मुझे बहुत खला था, मतलब उस फिल्म का इम्पैक्ट भी बहुत पड़ा था, और ऐसा लगा था यार एक जिंदगी मिली है, उसमें भी जो सोचा था वो कर नहीं पाया, तो बहुत बुरा लगा था। तो ये जो 2 फिल्में हाल फिलहाल में, इनका इम्पैक्ट मेरे ऊपर गहरा पड़ा था। खैर अब तो लाइन ही चेंज होगी, कहां से कहां आ गए। खैर इसके बाद डीजे भारवे जी का क्वेश्चन ये है कि व्हाई इंडियन डायरेक्टर नॉट हैव अ साइंस फैंटेसी विजन लाइक हॉलीवुड, व्हाई इंडियन फैंटेसी मूवीज आर रिलीजिबल एंड ओरिएंटेड नॉट लाइक अवतार, ट्रांसफॉर्मेशन, गॉडजिला एंड किंग कॉन्ग। ओके डीजे ब्रावो जी, यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा, पहली चीज हमारे मेकर्स के पास समस्या ये है कि वीएफएक्स सीजीआई में अभी हम उतना मैच्योर नहीं हो पाए। अगर हम कोशिश भी करते हैं तो उस तरह की चीजें नहीं आ पाती। उस तरह की चीजों को लाने के लिए हमें एक बहुत बड़े बजट की जरूरत है, जो थैंकफुली रामायण के साथ होने जा रहा है, लेकिन हर कोई उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता। और जब हम थोड़ा बहुत बजट लगा के वैसा सोचते भी हैं तो कहीं ना कहीं जो आपकी एक्सपेक्टेशन है हॉलीवुड फिल्मों से उसको मैच नहीं कर पाते। इस वजह से चाह के भी हम उस गेम उस प्लेटफॉर्म में नहीं जा पाते। देखिए अगर आप हॉलीवुड की फिल्मों की बात करें, उनके पास एक ग्लोबल मार्केट, हमारा मार्केट सीमित है, यानी कि हम एक निश्चित फ्रीक्वेंसी का अमाउंट लगाकर निश्चित अमाउंट की ही गारंटी कर सकते हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा पैसा लगा के इस तरह की फिल्म बनाएंगे और वो उस लेवल को मैच भी नहीं कर पाएगी, तो कहीं ना कहीं सबका घाटा ही, इसीलिए लोग इस चीज़ को ट्राई नहीं करते। खैर इसके बाद फक्र जी का क्वेश्चन ये है कि सर सलमान खान की गलवान के बाद कौन सी मूवी आएगी। देखिए ऑफिशियली तो भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ किक 2 को लेकर थोड़ा बहुत अपडेट और थोड़ा बहुत क्वेरीज वगैरह आने लगी हैं, लेकिन मैं उन पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। सो अभी फिलहाल तो आप गलवान तक ही रहिए, क्योंकि गलवान के बाद कौन सी मूवी आएगी अभी इस चीज का किसी के पास भी कंफर्मेशन नहीं है। खैर इसके बाद UJ00 ऑफिशियल को क्वेश्चन ये है कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है। देखिए एक समय तक मेरे कुछ फेवरेट एक्टर थे, लेकिन ओवर द पीरियड अब मेरे फेवरेट एक्टर कोई नहीं बचे। मतलब कुछ एक्टर मुझे पसंद है जिनके मैं नाम ले सकता हूं, जैसे कि सनी देओल मुझे पसंद है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सलमान खान मुझे पसंद है। और साउथ में अगर जाएं तो मुझे मोहनलाल बहुत ज़्यादा पसंद है। कन्नड़ा इंडस्ट्री में अगर जाएं तो मुझे रक्षित शेट्टी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मलयालम इंडस्ट्री में की तो मैं बात कर ही चुका हूँ। इसके बाद तेलुगु इंडस्ट्री की अगर बात करें तो महेश बाबू मुझे काफ़ी पसंद है। इसके अलावा अगर तमिल इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर विजय मुझे, मतलब ये सारे एक्टर पसंद है, लेकिन अब मेरा कोई फेवरेट एक्टर नहीं बचा कि मैं ऐसा कहूँ कि ये फेवरेट एक्टर तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाऊँ, तो ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। मतलब एक्टर पसंद है लेकिन कोई फेवरेट नहीं है। खैर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो रुपेश कुमार रोशन जी का है कि इंडिया के एक्टिंग के आधार पर बेस्ट एक्टर कौन है। देखिए इस चीज़ पर मैं अपना कोई स्टेटमेंट तो नहीं दे सकता, बस हाँ ये कह सकता हूँ मुझे किसकी एक्टिंग पसंद है। तो मेरे हिसाब से अगर नए एक्टर्स की बात करें तो मुझे रणवीर कपूर और विकी कौशल की एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद आती है। साथ ही साथ अगर पुराने एक्टर्स की बात करें तो उसमें मुझे नसरुद्दीन शाह हो गए, इसके अलावा मोहनलाल सर हो गए, कमल हसन हो गए, ममूटी सर हो गए। तो ये जो एक्टर हैं जिनकी एक्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। खैर अगला जो क्वेश्चन है वो है फारूक बाटी जी का कि मैं हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछता हूं पर आप जवाब नहीं देते, प्लीज़ जवाब दो भाई अनुष्का शेट्टी के प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए अनुष्का शेट्टी का जो लास्ट प्रोजेक्ट था घाटी था, जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे, बॉक्स ऑफिस पर एवरेज सक्सेस के तौर पर टर्न आउट हुई थी। खैर इसके बाद अनुष्का शेट्टी की जो अगली फिल्म होने वाली है उसका नाम है कथानर। इस फिल्म के डायरेक्टर है रॉजिन थॉमस, जहां पर आपको जय सूर्या, अनुष्का शेट्टी, प्रभु दवे वगैरह देखने को मिलेंगे। बेसिकली मलयालम फिल्म है और फैंटेसी ड्रामा फिल्म है, तो इस फिल्म को लेकर पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। अब मोस्ट प्रोबेबली अनुष्का शेट्टी की जो अगली फिल्म है यही होने वाली है। खैर इसके बाद निदा जी का क्वेश्चन ये है कि आई हैव सिंपल क्वेश्चन, क्या आपको भी लगता नहीं है कि जैसे साउथ के लोग अपने सुपरस्टार को मानते हैं, वहां की फिल्में नॉर्मल बिग नंबर देती हैं, वैसे इंडिया की अदर फिल्म इंडस्ट्री जैसे कि बंगाली, उड़ीसा, भोजपुरी, ईडीसी में भी स्टार हैं, बट उनसे उतना बड़ा नंबर क्यों नहीं आता। 100 करोड़ तो आम बात है आजकल, आंसर इट। देखिए निदा जी डेफिनेटली अगर आप साउथ के, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, साउथ में हम देखते हैं कि तमिल हो, तेलुगु हो, यहाँ पर क्या है ओपनिंग डे 1 पे बहुत बड़ी आती है, लेकिन डे 2 डे 3 पर फिल्म का जो बिजनेस है बहुत ही नॉर्मल हो जाता है, और इसके बाद वीक डेज में तो फिल्में एकदम नाम मात्र बिजनेस करती हैं। तो ये वहाँ का
एक तरह से तरीका है। वहीं बॉलीवुड के तरीके की बात करें तो यहाँ पर भाई ओपनिंग ग्राउंडेड ही आएगी, 20 करोड़ 25 करोड़, लेकिन अगर आपके कंटेंट में दम है और वर्ड ऑफ माउथ अच्छा जनरेट हो गया तो लंबे समय तक वो फिल्म आपको स्टेडी कलेक्शन निकाल के देगी फॉर द काइंड ऑफ धुरंधर जिस तरह का कलेक्शन दे रही है। भी कल का जो कलेक्शन है उसका तकरीबन 35 करोड़ के आसपास निकल कर आए। तो ये ब्यूटी है बॉलीवुड वर्सेस साउथ की। इसीलिए साउथ के जो फिल्म मेकर हैं वो अपनी फिल्मों को हिंदी वर्ल्ड में रिलीज करते हैं। वो जानते हैं अगर बात सही तरीके से पहुंच गई और फिल्म का इंपैक्ट बढ़ गया तो लंबे समय तक जिस तरह के कलेक्शन निकाल के देंगे वो साउथ में बिल्कुल भी संभव नहीं है। और रही बात बंगाली, उड़ीसा और भोजपुरी इंडस्ट्री की, देखिए उन इंडस्ट्री के साथ समस्या ये है कि उनको रीजनल लेवल पर तो है वो सीमित है, उनकी मतलब बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं, बहुत ज्यादा ऑडियंस नहीं है। साथ ही साथ एट द सेम टाइम उनको कंपटीशन करना पड़ता है बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों से, यानी कि एकदम वैसा ही है कि छोटी मछली जो है वो बड़ी मछली के आगे टिक नहीं पाती। तो इस तरह की बातें हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इंडस्ट्री रिवाइव कर रही है, मार्केट बढ़ेगा और बढ़ भी रहा है। कुछ फिल्में इस तरह के कलेक्शन निकाल कर देने लगी। फॉर एग्जांपल अभी एक गुजराती मूवी रिलीज हुई थी लालो, जिसने बहुत अच्छे कलेक्शन निकाल के दिए। तो धीरे धीरे ये बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन उनके सामने समस्या ये है कि उनके सामने बॉलीवुड है, साउथ है, हॉलीवुड है, इसके अलावा उनका जो क्षेत्र है वो भी सीमित है, ऑडियंस भी सीमित है, इसलिए इस तरह के कलेक्शन नहीं निकल के आ पाते। खैर, इसके बाद युद्ध आलम जी का क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है राम गोपाल वर्मा, एस शंकर, मणिरत्नम का कमबैक हो पाएगा? डेफिनेटली भाई कमबैक हो पाएगा। एस शंकर को हम ऐसा फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, एक दो फिल्में क्या नहीं चली हम उनके ऊपर डाउट करने लगे। डेफिनेटली वो कमबैक करेंगे। इस समय वो अपनी बेलपारी नाम की एक मूवी है उसके ऊपर व्यस्त हैं, और जब वो मूवी आएगी डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है अच्छे खासे रिकॉर्ड सेट करेगी। खैर, इसके अलावा मणिरत्नम की अगर हम बात करें तो मणिरत्नम सर तो लेजेंड हैं, उनके ऊपर मैं डाउट नहीं करता, उनकी फिल्में हमेशा से उनका एक इंपैक्ट पड़ता है। आई नो ठग लाइफ नहीं चली है, बट वो डेफिनेटली कमबैक करेंगे। और राम गोपाल वर्मा को लेकर मैं कहूं कि हाल फिलहाल में अगर उनकी किसी फिल्म को लेकर मेरी एक होप बढ़ी है तो एक मूवी उनके आने वाली भूत इन द पुलिस स्टेशन, जहां पर आपको मनोज वाजपेयी देखने को मिलेंगे। उसका जो अभी तक मटेरियल निकल कर आया है, फिर जिस तरह की बातें उस फिल्म के रिगार्डिंग हो रही हैं, तो थोड़ा राम गोपाल वर्मा की उस फिल्म को लेकर मेरी होप बची है। आई होप राम गोपाल वर्मा थोड़ा सा इस बार उस तरह का मैजिक कर दें जो अर्ली 2000 में वो किया करते थे। देखिए हर डायरेक्टर का अपना एक वक्त होता है, इस समय वो डाउनफॉल से गुजर रहे हैं, लेकिन आप देखिए राम गोपाल वर्मा को जितने भी नए एज के डायरेक्टर सब कुछ बहुत मानते हैं, क्योंकि उनकी फिल्म मेकिंग स्टाइल बहुत नई थी, बहुत नोवेल्टी थे, कई सारे ट्रेंड्स को और कई सारे मतलब ट्रेंड्स को उन्होंने पूरी तरह से ब्रेक किया था। सो राम गोपाल वर्मा आई होप कि वो उस तरह का कमबैक करें, उस तरह के राइटर्स का उनको साथ मिले। लेकिन फिलहाल राम गोपाल वर्मा की फिल्में क्यों नहीं चल पाती हैं, तो इसको लेकर मैंने एक खास वीडियो बनाया, आप हमारे चैनल पर देखिएगा, आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यूजो 004 ऑफिशियल का है कि आपका सबसे पहले थिएटर एक्सपीरियंस कौन सा था? देखिए थिएटर एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो फिल्में थिएटर में कई पसंद आई, लेकिन जो एक्चुअल थिएटर एक्सपीरियंस होता है वो मुझे RRR के दौरान मिला था। मतलब फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था, पूरा शो हाउसफुल था, और जिस तरह का माहौल उस फिल्म के दौरान मैंने महसूस किया था वो मेरे लिए बहुत नया था। इसके बाद भाई साहब के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और मैंने इस चीज़ को गौर नहीं किया था। आप यूट्यूब के अलावा क्या काम करते हैं? देखिए यूजो भाई, मैं यूट्यूब के अलावा इस समय ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर चुका हूँ। ये बिजनेस मैं 2019 और 20 में भी करता था। उस समय मैं इसको ड्रॉप शिपिंग की तरह करता था, लेकिन उसमें मैं फेल हो गया था बुरी तरह से। लेकिन मैं रहता हूँ कानपुर में, और यहाँ पर लेदर का बहुत अच्छा हब है, यानी कि यहाँ से लेदर की चीज़ें उठा के बहुत अच्छे से उससे मार्केट अगर किया जाए तो अच्छी चीज़ें करी जा सकती है। तो मैं एक थोड़ा सा छोटी कोशिश कर रहा हूँ कि अपने ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर सकूँ। बहरहाल यूट्यूब पर आने से पहले मैं तैयारी करता था कंपटीशन की, लेकिन विद द ग्रेस ऑफ गॉड और कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि मैं यहाँ पर आ गया, तो अब मुझे डिजिटली ही जो सारी चीजें करनी है वही करनी है। तो अभी फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ। समीर अंसारी जी का क्वेश्चन ये है कि SRK की किंग मूवी कब तक रिलीज होगी? मुझे ऐसा लगता है कि 2026 के मिड में जब कोई मतलब अच्छी फेस्टिवल डेट होगी उसी में ये मूवी रिलीज होगी। साथ ही साथ चरण की पेड्डी मूवी कितना कलेक्शन कर सकती है? देखिए रामचरण की मूवी पेड्डी को लेकर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन इनिशियली मुझे नहीं थी। आपने भी अगर मेरे चैनल से जुड़े हो तो मैं अक्सर कहता था यार इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा मुझे अच्छी वाइब नहीं, यार स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिस जॉनर को मैं बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाता हूं। तो मैं अक्सर ये कहता था कि पेड्डी मूवी को लेकर मेरा ओपिनियन थोड़ा सा लिमिटेड है, और ऐसा नहीं है कि रामचरण ने मुझे PR कराया, ऐसा कुछ भी नहीं है, गॉड स्वेयर, मतलब टचवुड ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब पेड्डी मूवी के मैंने गाने को थिएटर में देखा तो मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म के जो मेकर्स हैं इसकी हिंदी रिलीज को लेकर बहुत अच्छी प्लानिंग कर चुके हैं, और फिर मैंने सोचा कि इस फिल्म को बहुत ज्यादा अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म अच्छे कलेक्शन निकाल कर देगी। और फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, क्या नाम है उनका, सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ, बुच्ची बाबू सना, तो बुच्ची बाबू सना की ये दूसरी फिल्म है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट में दम तो है, तभी तो रामचरण ने इसमें काम किया है, और जो मटेरियल निकल कर आया, स्पेशली जो गाने मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म अच्छे कलेक्शन निकाल के देगी। फिर भी अगर मैं इसके कलेक्शन की बात करूं तो 400 से 500 करोड़ में मान के चल रहा हूं। इसके अलावा मिस्ती खोर जी का क्वेश्चन ये है कि भाई मैं आपके वीडियो रोज देखता हूँ, थैंक यू भाई,
आप बांग्लादेश से हैं, बॉलीवुड की फर्स्ट सुपरस्टार कौन है, राजेश खन्ना या फिर अशोक कुमार? देखिए ऑब्वियसली तो राजेश खन्ना क्यों माना जाता है, तो मैं तो यही कहूंगा कि बॉलीवुड के पहले जो सुपरस्टार है वो राजेश खन्ना है। इसके बाद लक्षित कौशल जी का क्वेश्चन ये है कि टॉक्सिक मूवी की क्या स्टोरी होगी आपके हिसाब से, और अखंडा 2 का पार्ट 2 कैसा रहा साउथ में क्रेज? देखिए नंदमुरी बालाकृष्णा की सबसे पहले हम बात करते हैं तो उनकी बैक टू बैक 4 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, कहीं ना कहीं वे अपनी सक्सेस की स्ट्रीक को बनाए हुए थे। लेकिन मुझे जहां तक लगता है अखंडा 2 से उनकी जो सक्सेस की स्ट्रीक थी टूट चुकी है। फिल्म को जिस तरह का रिस्पांस मिलना चाहिए डेफिनेटली वैसा तो रिस्पांस नहीं मिला। अब मेकर्स भले ही उस फिल्म का कलेक्शन कितना भी दिखा के उसको सक्सेसफुल करार करने की कोशिश करें, लेकिन जिस तरह की एक्सपेक्टेशन अखंडा 2 से हम लोगों ने रखी थी वो उसको कहीं पर भी मैच नहीं कर पाती। मतलब यार सब्जेक्ट आपने क्या चूज किया, मतलब आप इस कहानी को रूटेड रखते जहां पर जैसा पहला पार्ट था आप कुछ नहीं करते, बस उसी लेवल को उसको बना देते, तब भी ऑडियंस को वो फिल्म पसंद आती। लेकिन आप कहां तक उसको ले गए, आप बायो वॉर दिखा रहे हो, कुंभ मेला दिखा रहे हो, आप हिमालय पर्वत पर आप उससे अटैक करवाओ, ये सारी चीजें बोयापति श्रीनु हैंडल नहीं कर सकते थे और इसी वजह से फिल्म कन्विंसिंग ही नहीं लगती। आप एक्शन को कितना भी ओवर द टॉप एक्शन दिखा दो, लेकिन आप स्टोरी तो ग्राउंडेड रखो। आप कहानी ऐसे दिखा रहे हो जो कहीं कन्विंसिंग नहीं हो रही, तो फिल्म का यही हाल होना था। ऑन द अदर हैंड आपका क्वेश्चन ये भी कि टॉक्सिक मूवी की क्या स्टोरी होगी। देखिए टॉक्सिक की टैगलाइन है अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप, और अच्छी बात यह है कि इस मूवी की स्टोरी का अभी तक कोई भी आइडिया लगा नहीं पा रहा। सबको पता है कि पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है, यहाँ पर फैंटेसी एलिमेंट होंगे, लेकिन कहानी क्या होगी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, और मुझे भी इस चीज का कोई आइडिया नहीं, सॉरी टू से। गीतू मोहनदास ने इतना मतलब अपने सब्जेक्ट को लेकर एक काइंड ऑफ मिस्ट्री बना रखी है कि कोई भी अभी इस चीज को पहुंच ही नहीं जा रहा कि भाई ये फिल्म किस बारे में है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक्शन ड्रामा है, गोवा वगैरह का बैकड्रॉप सुनने को मिलता है, तो एक एक्शन ड्रामा होगा जहां पर यश जो है माफिया के तौर पर देखने को मिलेंगे, कुछ फैंटेसी एलिमेंट। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे भी कुछ नहीं पता, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इंतजार करते हैं ट्रेलर वगैरह का तब थोड़ा आइडिया लगे। मुकुल गोयल जी का क्वेश्चन ये है कि किंग और स्पिरिट रिलीज डेट एंड रामायण टीजर। देखिए किंग की रिलीज डेट मुझे ऐसा लगता है साल 2026 के मिड में। स्पिरिट जो है देखिए प्रभास के इस साल आपको राजा साहब देखने को मिलेगी और फौजी देखने को मिलेगी, और स्पिरिट आप 2027 के लास्ट में मान के चल सकते हैं। साथ ही साथ रामायण के टीजर की अगर बात करें तो इस साल के थर्ड क्वार्टर में आपको इसका टीजर देखने को मिलेगा। खैर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है मेघवन जी का है कि क्या भाई सच में अगले हफ्ते आप लोग महान गायक मुकेश साहब पर पॉडकास्ट शूट करेंगे? आने की उम्मीद नहीं है फिर भी तेरा इंतजार है, क्या कहूँ ए इश्क तेरी ये कैसी मार है। मेघवन जी सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा, आपके जितने कमेंट इस चैनल पर पॉडकास्ट को लेकर आते हैं शायद ही कभी किसी के नहीं आए। तो दरअसल बात यह है कि हम 3 लोग मिलकर पॉडकास्ट करते हैं जिसमें तीनों लोग की अवेलेबिलिटी मतलब हर समय संभव नहीं हो पाती, और उस चैनल पर खास रिस्पांस भी नहीं तो हम लोगों ने बंद कर दिया था। लेकिन हाल फिलहाल में चर्चा हुई है तो ऐसा हुआ कि नई वीडियो शूट करेंगे। तो अभी अगले हफ्ता तो नहीं बोल सकता, लेकिन अगले हफ्ते भी हो सकता है और थोड़ा टाइम भी लग सकता है, तो कुछ कह नहीं सकते। अभय कुमार जी का क्वेश्चन ये है कि धुरंधर के बड़े साहब कौन हो सकते हैं, इमरान हाशमी या अक्षय कुमार? देखिए धुरंधर के बड़े साहब को लेकर बड़ा क्यूरियसनेस चल रही है सोशल मीडिया पर, चारों तरफ ये सवाल चल रहा है। जिस तरह से एक समय पर था नहीं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसी तरह से इस समय क्वेश्चन ये है कि बड़े साहब कौन है, और इसको लेकर अलग अलग ओपिनियन आ रहे हैं। कोई कह रहा बड़े साहब विकी कौशल होंगे, इमरान हाशमी होंगे, अक्षय कुमार होंगे। लेकिन जहां तक मेरी समझ जहां तक जाती है, देखिए संजय दत्त हैं। संजय दत्त एक सीन में कह रहा है कि जब तक मेरे ऊपर बड़े साहब का हाथ है तब तक मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स वो जो किरदार है वो कहीं ना कहीं अपने में एक सीनियरिटी रखेगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर बहुत ज्यादा सीनियरिटी नहीं रखेगा तो वो एक्टर होना चाहिए 90s का, क्योंकि संजय दत्त जैसा बड़ा एक्टर उसको कह रहा है कि वो उनका हाथ मेरे ऊपर है। दैट मीन टू दैट कि वो एक्टर जो है कहीं ना कहीं सीनियर होगा। मेरे हिसाब से मिथुन चक्रवर्ती हो सकते हैं, जैकी श्रॉफ हो सकते हैं, इनफैक्ट सीरियन रही तो उन्हीं के लीग का तो एटलीस्ट होगा ही। तो मेरे हिसाब से अगर मिथुन चक्रवर्ती होते हैं या फिर जैकी श्रॉफ होते हैं, या फिर थोड़ा 90s में अगर हम जाते हैं आदित्य पंचोली हो सकते हैं, इस तरह के एक्टर अगर होंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा जस्टिफाइंग लगेगा। न्यू एज एक्टर तो किसी भी लिहाज से नहीं हो सकते। इमरान हाशमी का नाम इसलिए सजेस्ट हो रहा है क्योंकि उन्होंने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में दाऊद इब्राहिम का किरदार प्ले किया था, इसीलिए सजेस्ट हो रहा है, लेकिन वो उसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। और रही बात धुरंधर की, तो मुझे ऐसा लगता है कि धुरंधर का तीसरा पार्ट भी आएगा, और ये जो बड़े साहब की आइडेंटिटी रिवील है और जो मेन फोकस होकर उन पर जो काम किया जाएगा वो आपको थर्ड पार्ट में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल ये मेरा ओपिनियन है। बहरहाल अगला कमेंट अंशिका यादव जी का है कि अबे भैया मेरा घर अयोध्या में है, मैं 2019 में कानपुर के काका देव हरी गर्ल्स हॉस्टल में रहकर तैयारी करती थी, तब से आपके चैनल से जुड़ी हूँ। मैं लखनऊ में जॉब करती हूँ, कानपुर शहर की याद आती है बहुत, कृपया आप अपने चैनल पर ध्यान दें, व्यूज आएगा। धन्यवाद अंशिका जी, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो हमारी इंस्टाग्राम पर बात हुई थी, आप भी अपने किसी चैनल पर वर्क कर रहे थे, सो मुझे याद है अच्छे से। आप हमारे चैनल से जुड़े उसके लिए बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो सिग्मा हर्षा जी का है कि आप कहाँ से हो और आप क्या काम करते हो यूट्यूब के अलावा।
इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, मैं कानपुर से हूँ। यूट्यूब के अलावा इस समय मैं ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट कर चुका हूँ, साथ ही साथ 2-3 यूट्यूब चैनल हैं। इसके अलावा डिजिटली मैं बहुत सारी चीज़ें फैला चुका हूँ, लेकिन उसको समेट नहीं पा रहा हूँ। आई होप उनको बहुत जल्दी सॉर्ट करके आपके सामने बताऊँगा। इसके बाद जयदेव जी का क्वेश्चन ये है कि योर मोस्ट एक्साइटिंग मूवी इन 2026। मेरे हिसाब से वो मूवी मेरे लिए बॉर्डर 2 है। उस फ़िल्म का इंतज़ार मुझे काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन टीज़र से थोड़ा-सा मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ। इसके बाद एस प्रोडक्शन जी का क्वेश्चन ये है कि सर क्या धुरंधर मूवी 1000 करोड़ की कमाई कर सकती है? प्लीज़ वीडियो में बता दें। देखिए, अगर आप 1000 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन की कमाई कर रहे हैं तो वो तो किसी को डाउट है नहीं, वो तो बड़े आराम से होगा। बहरहाल अगर नेट कलेक्शन की बात करें तो फिलहाल आज यानी कि दिन मंडे तक फ़िल्म का जो कलेक्शन है 580 करोड़ नेट पहुँच चुका है। और अभी आप याद करिए, हमारे आस आने वाले समय में क्रिसमस है, नया साल है, यानी कि फ़िल्म के पास 10 ऐसे दिन हैं जो वहाँ पर आपको फेस्टिव माहौल देखने को मिलेगा। यानी कि इन 10 दिनों में ये फ़िल्म बड़े आराम से 200 करोड़ का कलेक्शन करेगी और फ़िल्म का जो नेट कलेक्शन होगा वो 800 करोड़ बड़े आराम से पहुँच जाएगा। इसके बाद जनवरी में 1 तारीख से लेकर बॉर्डर 2 के रिलीज़ होने तक कोई भी बड़ी फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो रही, यानी कि यहाँ पर मेकर्स के पास एक्स्ट्रा 20 दिन है। अगर यहाँ